नमस्कार। एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ऋषिकेश के एम्स में नर्सिंग संवर्ग भर्ती विवादों में राजस्थान के 600 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का विरोध। अभ्यर्थियों पर लगाया नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का आरोप। उत्तराखंड में मतदान खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अनोखा अंदाज। क्षेत्र में घूमकर लोगों से जान रही वोटिंग का मिजाज, तो शादी समारोह में पहुंचकर टिक्की और मक्खन बनाते हुए आए नजर। वीडियो हुआ वायरल। हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर विवाद जारी। जमानत मिलने के बाद स्वामी यतीश्वरानंद सर्वानंद घाट पर बैठे तपस्या पर। जितेंद्र नारायण त्यागी की जेल से रिहाई तक बैठेंगे तपस्या पर। काशीपुर में एसओजी टीम की बड़ी कार्रवाई। चोरी के 34 मोबाइल किए बरामद। विभिन्न थानों में दर्ज थे मोबाइल चोरी के मामले। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण घटा, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार। 3 की मौत, 291 नए संक्रमितों की पहचान, तो 1085 मरीजों ने दी कोरोना संक्रमण को मात। चलिए अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामले में एम्स में नर्सिंग संवर्ग के पदों पर एक ही राज्य के 600 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। यही नहीं, एक ही परिवार के 6 लोगों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आपको बता दें कि हैरानी की बात इसमें यह है कि 800 में से 600 पदों पर राजस्थान के अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इतने बड़े पैमाने पर एक ही राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति से भर्ती प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। हद तो तब हो गई जब राजस्थान के एक ही परिवार के 6 लोगों का नर्सिंग पदों पर चयन हो गया। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को शिकायत कर दी गई है। सीबीआई टीम स्थायी नियुक्तियों के साथ उपकरणों की खरीद की जांच भी कर रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों से उनका हालचाल जानने के साथ वोटिंग का मिजाज भी समझ रहे हैं। हरीश रावत कभी चाय की दुकान पर लोगों को बन मक्खन खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी शादी समारोह में पहुंचकर टिक्की बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने हल्द्वानी में एक शादी समारोह में पहुंचकर टिक्की बनाते हुए नजर आए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और मतदाताओं का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर हरीश रावत ने हल्द्वानी बाजार में घूमकर व्यापारियों और आम जनता से चर्चा की। साथ ही चाय की दुकान पर लोगों को बन मक्खन खिलाते हुए भी नजर आए। चाय पिए, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं आप? हम लोगों से कह रहे हैं हम तुम्हारे ही बीच के लोग हैं, तुम ही हमको बनाने वाले हो और आपका आशीर्वाद मिला है ऐसा हमें लग रहा है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। तो मैंने कहा आज टाइम है तो जरा सा कांडपाल जी के बंद मक्खन चाय का मैं भी विज्ञापन कराऊं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को संपन्न हो चुका है। सत्तारूढ़ दल भाजपा की 60 पार सीटों का दावा कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की संभावना को पुरजोर तरीके से बयान कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा सकती है। इसलिए बीजेपी पर भरोसा करना बिल्कुल गलत बात होगी।
माननीय अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी ने परसों ही जिला अध्यक्ष महोदयों को और ब्लॉक अध्यक्ष गणों को ये निर्देशित कर दिया था कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और चौकीदारी का जिम्मा लीजिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये साम दाम दंड भेद लगा सकते हैं, और हम दूध के जले हैं छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। इसलिए अब माननीय हरीश रावत जी ने भी उस बात से अपने आप को संबद्ध करते हुए ये कहा है कि निश्चित तौर पर गड़बड़ करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो किसी भी अपने अराजक तत्वों के द्वारा छेड़खानी करा सकते हैं स्ट्रांग रूम में। सही समय पर सही ताकीद किया गया है कार्यकर्ताओं को, और निश्चित रूप से एक मॉनिटरिंग एजेंसी के रूप में हमारे कार्यकर्ता वहां पर लाभबंद है, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है, पूरा देश देख रहा है, उत्तराखंड तो देख ही रहा है। जब जब कांग्रेस जीतती है, सत्ता में आती है, मध्य प्रदेश में आई, राजस्थान में आई, अन्य राज्यों में आई, ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कांग्रेस हारना शुरू कर देती है या हार हो जाती है या हार की संभावना होती है, तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर देती है। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर माननीय हरीश रावत जी ने ये बात कही, बड़े भाई गणेश गोदियाल जी ने ये बात कही, तो लगता है कि उनको ये एहसास है, उनको ऐसा लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि वो यहाँ चुनाव हार सकते हैं। चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस के द्वारा जनता के साथ किए गए वायदों की परतें खुलने लगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पुरजोर तरीके से इस बात पर जोर दे रहे थे कि प्रदेश की जनता को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर हर व्यक्ति को नहीं, बल्कि सिर्फ बीपीएल श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि प्रीतम सिंह ने अपने बयान को बदलते हुए दोबारा कहा कि अब प्रत्येक परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि धीरे धीरे कांग्रेस के झूठ की परतें खुलती जा रही है। कांग्रेस के नेता मतदान से पहले कुछ और अब कुछ और बातें करते हुए गिरगिट जैसे रंग बदल रही हैं। मैंने जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के बयान देखे, उसमें उन्होंने कहा है कि 500 रुपए का सिलेंडर सभी को दिया जाएगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अब किसी में कोई संशय बरकरार होना चाहिए। हमारी ये पायलट प्रोजेक्ट योजना है, 4 धाम 4 काम के अंतर्गत हमने इसे लॉन्च किया था। हमने ये बात साफ कर दी थी कि हम इसके लिए एक मंत्रालय बनाएंगे, एक पूर्णकालिक मंत्री देंगे, एक प्रमुख सचिव इसके लिए एलोकेट होगा, जो कि वार्षिक रिपोर्ट दिया करेगा इन 4 कामों के ऊपर, क्योंकि ये चारों काम बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और पहली बार कोई सरकार इस तरह के काम करेगी। तो ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितना हम इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमने इसमें पूरा होमवर्क किया है। 24 से 25 लाख घरेलू परिवार हैं उत्तराखंड के अंदर, और उस पर खर्चा आ रहा है कुल बजट का 1.1%, और 1.1% हम मातृशक्ति को राहत देने के लिए इतना अफोर्ड कर सकते हैं। ये अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी हमेशा गरीब तबकों के लोगों को या आम जनता को राहत देने की रहती है। मतदान से पहले कुछ और मतदान के बाद कुछ और, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम सबको 500 का सिलेंडर देंगे अगर सत्ता में आए, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता चतुर है, चालाक है। उसने जब प्रश्न दागा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सिलेंडर कितने का बिक रहा है, तो कांग्रेस निरुत्तर हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहां भी तो 1000 का बिक रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जनता को समझाने में सफल हुए, मतदाता को, कि ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मतदान करते समय जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया। आज नेता प्रतिपक्ष जो कि शेडो चीफ मिनिस्टर, जिसको छाया मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कोई वायदा ही नहीं किया, हम तो बीपीएल कैटेगरी यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वालों को ही सिलेंडर जो है वो 500 का देंगे। तो देखिए, ये भ्रामक प्रचार करना, ये गुमराह करना, ये मतदाता के साथ धोखेबाजी है, ये अपराध है। लोकतंत्र में, राजनीति में, चुनाव में मतदाता से इससे बड़ा छलावा हो नहीं सकता।
उत्तराखंड में मतदान के बाद प्रत्याशी अब आराम फरमा रहे हैं, तो वहीं अल्मोड़ा से भाजपा प्रत्याशी कैलाश शर्मा ने विधानसभा क्षेत्रों में अभी भी लगातार सक्रियता दिखाई है और कहा कि वे आश्वस्त हैं कि वे जीत रहे हैं। उन्होंने अल्मोड़ा में मोदी की रैली को लेकर कहा कि उनका एक बड़ा आशीर्वाद हमें मिला और मोदी मैजिक इन चुनावों में पूरा हो रहा है। तो हमेशा की तरह से अपना सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और बीच में जो हमारे सब चुनाव में ड्यूटी में लगे थे सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारी, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, आप लोग सब लोगों से संपर्क किया, उनसे भी संपर्क करा। फिर शादी विवाह है, कहीं किसी का जनेऊ है, अभी भी एक जनेऊ में फिर जाना है। इसी में लगा हूँ। चुनाव में सारी जो प्रक्रियाएँ होती हैं, सब कार्यालय का खर्चा, हिसाब किताब वगैरह सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के इसी चीज़ को निपटाने में लगा हूँ। अभी तो ईद को लेकर कितना आश्वस्त? पूरी तरह से आश्वस्त, अभी नहीं तो कभी नहीं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना राजकीय मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की हरी झंडी मिलने के बाद प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि मेडिकल काउंसिलिंग के गाइडलाइन के अनुसार 100 सीटों में से 85 सीटें उत्तराखंड के कोटे से और 15% अन्य राज्यों के लिए मिलेंगी। अल्मोड़ा के लिए या स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज इस साल से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट का एडमिशन होगा, उसमें से 85 बच्चे स्टेट कोटे से आएंगे और 15% ऑल इंडिया कोटे से। जो स्टेट कोटे से जो है 85 में से हम लोगों को यहाँ पे 81 बच्चों की सीट अलॉट हुई थी, उसमें से 76 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और अभी 15 फरवरी से जो है हम लोगों ने जो है क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां स्वामी यतीश्वरानंद को 15 फरवरी को हरिद्वार के जिला न्यायालय में जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद आज वे जेल से रिहा हुए और हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर दोबारा से तपस्या पर बैठ गए। स्वामी यतीश्वरानंद सिंह का कहना है कि मुझे पुलिस द्वारा या जेल से लाया गया था, लेकिन अभी भी मेरा एक भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में है। जब तक वो जेल से रिहा नहीं होता तब तक मैं इसी घाट पर तपस्या करूंगा। नहीं, देखिए, मैं अन्न त्याग दूंगा, जल तो मैं लेता रहूंगा और मैं अपने भाई का इंतजार करूंगा, मैं उसके बाद जाऊंगा। ये मेरा कोई राजनीतिक को नहीं है, नहीं मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अपना प्रायश्चित करने का तरीका है। हम उस आदमी को बचा नहीं सकते जो हमारे विश्वास पर सनातन धर्म में आया, और मैं जेल से मैंने अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। किसी भी तरह से मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उनकी जान को बहुत खतरा है। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां धर्मनगरी में हुई धर्म संसद के आयोजक रहे स्वामी यतीश्वरा नरसिंहानंद को 15 फरवरी को हरिद्वार की जेल से न्यायालय में जमानत मिल गई, जिसके बाद वो गुरुवार को जेल से रिहा होने के बाद तुरंत हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर दोबारा से तपस्या पर बैठ गए हैं। स्वामी यतीश्वरानंद सिंह का कहना है कि उन्हें पुलिस यहीं से जेल ले गई थी, लेकिन अभी भी उनका एक भाई जेल में है और जब तक वो वापस नहीं लौटता वो तपस्या पर रहेंगे। कि हमें मारेगा, ये सारी दुनिया जानती है। मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन जिस अपमानजनक तरीके से हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, धर्म की नगरी में जो हमारे साथ अधर्म हुआ, हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला। देखिए, भाजपा की सरकार ने अपने अंतिम दिन में लव जिहाद, लैंड जिहाद, समान नागरिक संहिता, इनका अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। हम यही तो कह रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा, लैंड जिहाद हो रहा, पहाड़ों पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, खतरा है, यही तो हम कह रहे हैं। और हमने क्या कहा? यही सरकार है जो खुद कुछ भी कह रही है, हम कह रहे हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है। ये समझ से बाहर की बात है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन जो अपमान, जो हमें जेलों में ठनाइयों में ठूंसा गया, वो बहुत पीड़ादायक है।
थारगंज किच्छा रोड NH 74 पर स्थित पुलिया के नीचे अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि किच्छा मार्ग पर एक ढाबे के पास पुलिया के नीचे एक गड्ढे में कुछ लोगों ने एक शव को पड़ा देखा और स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सितारगंज पुलिस को दी। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान ग्राम भिलैया निवासी 65 वर्षीय रामपाल के रूप में की है। ये ग्राम जमोर भिलैया थाना खटीमा जिला उधमसिंह नगर हाल निवासी उत्तरांचल कॉलोनी दड़ा फार्म थाना सितारगंज उम्र करीब 65 वर्ष है। इनकी ये 10 तारीख से गुम थे। इनके परिजनों ने बताया कि शराब पीने के आदी थे। आज ही इनके पुत्र ने ही हमें सूचना दी है कि इनका जो है शव यार के ढाबे के सामने एक गड्ढे में भरे हुए पानी में मिला। तो अब सबको निकालकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। काशीपुर के विभिन्न थानों में मोबाइल चोरी का मामला एसओजी की टीम को सौंपा गया। उसके बाद एसओजी टीम ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेकर चोरी के मोबाइल बरामद करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल एसपी कार्यालय में मोबाइल बरामदगी को लेकर एएसपी चंद्रमोहन ने मामले का खुलासा किया। इस दौरान एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान 34 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने समस्त मोबाइल स्वामियों को बुलाकर मोबाइल सुपुर्द कर दिए। तो वहीं इसी कड़ी में काशीपुर के पत्रकार प्रदीप कुमार का भी मोबाइल बरामद हुआ, जिसके बाद पत्रकार ने पुलिसकर्मियों का आभार जाहिर किया। बांसपुर के गन्ना किसानों ने चीनी मिल में लगातार बंद हो रही गन्ने की पेराई को सुचारू करने की मांग को लेकर जीएम का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने जीएम से चीनी मिल को दुरुस्त करने और गन्ने की पेराई को सुचारू रखने की मांग की। साथ ही चीनी मिल के जीएम ने किसानों की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बांसपुर में बीते कुछ दिनों से गन्ने की पेराई चीनी मिल प्रशासन की लापरवाही के चलते बार बार बंद हो रही है, जिससे किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ है। कि फैक्ट्री एकदम सुचारू रूप से नहीं चल रही है, लगातार फैक्ट्री जो है बंद हो रही है। तो इस समय में उनके कुछ सुझाव दिए हैं। उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर है वो भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके उससे भी लापरवाही उनके बताया गया है। और उसके अलावा आपस में जो है कार्मिकों का तालमेल का भी अभाव किसानों द्वारा बताया गया है। और कुछ मतलब जो है क्योंकि फैक्ट्री भी काफ़ी पुरानी है, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भाई आगे आने वाले समय में बॉयलर को भी जो है ठीक कराया जाए और जो कार्मिक इस टाइप के लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा 1-2 बार इसमें इनसे मीटिंग की गई और उसमें आपसी में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी कहा गया। और जहाँ तक क्योंकि इनको चीफ इंजीनियर को हटाने का प्रश्न है, उसमें एमडी साहब से हम लोग यहाँ से रिकमेंड करेंगे। अभी उनको कुछ दिन के लिए हम जो है कार्य शुरू कर देंगे और उसके बाद जैसे भी वहाँ से शासन से निर्णय होगा तो हिसाब से उनको जहाँ मेन था जी चीफ इंजीनियर है जो वो अपना कार्य जो है सही ढंग से नहीं कर पा रहा। 4 दिन से 5 दिन से आज चीनी मिल बंद थी, वो तो आया ही नहीं यहाँ पे। तो जो डिप्टी चीफ थे उन्होंने देख दाख के फैक्ट्री चलाई है। सब किसान यूनियन के जो थे किसान थे सब आके यहाँ पे इन्होंने सहयोग दे के अपना चीनी मिल चलवाई है। तो आज चीनी मिल चली है तो हमने सबसे पहले मुद्दा तो ये रखा भी जो हमारा चीफ इंजीनियर है उसको बदली किया जाए। बकास ऐसे नहीं, जैसे फैक्ट्री बंद होती है तो 2 घंटे लगते हैं हर बॉयलर को लेने के लिए, उसको स्टीम बनाने के लिए। तो जब हर बार जब भी फैक्ट्री बंद होगी तो 2 घंटे जो बकास चलेगी वो एक्स्ट्रा चल जाती है। तो उसी दिक्कत से जो बकास है वो कम हो रही है, वो दूसरे बाहर से मंगवानी पड़ रही है। आज की तारीख में 70 लाख की बकास यहाँ फैक्ट्री में आ चुकी है बाहर से। अगर वही 70 लाख रुपया बचता तो वो किसानों के जेब में जाता, उनकी पेमेंट आती। अब ये बिना फालतू का खर्चा है जो चीफ इंजीनियर की वजह से फैक्ट्री को नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 291 नए संक्रमित मिले, जबकि 3 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ 1085 मरीजों ने संक्रमण को मात दी और 3244 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,528 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 14,991 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 13 जिलों में 291 लोग संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 98, हरिद्वार में 55, चमोली में 16, नैनीताल में 17, पौड़ी में 21, रुद्रप्रयाग में 10, साथ ही बागेश्वर में 3 नए मामले, टिहरी में 12, पिथौरागढ़ में 10 और चंपावत में 9 संक्रमित पाए गए।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी।